संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। और हम योग प्रणेता पूज्य गुरुवर श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। ओम अरहम नमः। धर्म प्रेमी बंधुओं, श्री तत्वात् सूत्र ग्रंथराज की तृतीय अध्याय की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। अब हम अध्याय 3 में सर्वज्ञ देव द्वारा बताए हुए जैन भूगोल का अध्ययन करेंगे, जो हमारे मोक्ष मार्ग को और भी सुदृढ़ बनाएगा। हम इन हृदयों के बारे में विस्तार से जानेंगे। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूरतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। है ना, अभी तक तो आपके दिमाग में थोड़ा थोड़ा कम कम घुसता था, है ना, अब धीरे धीरे घुस रहा है, तो उसे अब घुसने ही दो। अगर बीच में फिर संदेह पैदा करोगे तो फिर वो भी जाना बंद हो जाएगा। तो बुद्धि को निस्संदेह बनाओ, है ना। आचार्य समंतवत महाराज ने रत्कंड श्रावकाचार्य में लिखा, निस्संदेहम वेद यदाहुस तज्ज्ञान मागमिन। जो निस्संदेह होकर के जानता है उसी को, है ना, सम्यक ज्ञान कहा गया है। तो आप इस करुणान योग के ज्ञान को निस्संदेह बना लो। ये बात भी हमने बीच में इसलिए कही क्योंकि आपको ये बातें धीरे धीरे ऐसा लगने लगेगा कि कहीं ऐसा होता भी है कि नहीं, है ना। तो होता है तभी है, नहीं होता होगा तो बिना बजाय क्यों आपको परेशान किया जाएगा, है? और वीतरागी लोग क्यों आपको बिना वजह परेशान करेंगे। तो ये भी विचार करके ये सोच लेना चाहिए कि वीतरागी कभी भी बिना वजह किसी को परेशान करते नहीं, है ना। और जब आपको परेशान नहीं करना तो जो बताया जाएगा वो आपके लिए यथार्थ होगा। तो अब हम इसी पर आगे बढ़ते हैं। ये देखो 6 कुलाचल बने हुए हैं, देख रहे हैं ना। पहला यह कुलाचल पर्वत, एक, दूसरा ये तीसरा, ये चौथा, ये 5वां और ये 6वां। ये 6 कुलाचल पर्वत बने हुए हैं, ठीक है ना। इन्हीं कुलाचल पर्वतों पर एक एक बीचों बीच में आप ये हृदय बना दो, है ना। मैं तो छोटा सा बना पा रहा हूं क्योंकि ये छोटे ही छोटे बन पाएंगे। आप और थोड़ा सा दिमाग में बड़ा बड़ा बना लेना, है ना। ये क्या बने हुए हैं, बीचों बीच में ये हृदय बने हुए हैं। डायरेक्शन कहां चली गई उसकी, ठीक है ना। अब इन हृदयों के ये नाम हैं। ये पद्म है, ये महापद्म है, ये तिंगिंच है, ये केसरी है ना। क्या है पहले तिंगिंच के बाद क्या है, जबरदस्ती कुछ भी बीच में डिस्टर्ब करते। तिंगिंच के बाद केसरी, फिर महापुंडरीक और फिर पुंडरीक, ऐसा नहीं है ना। पद्म, महापद्म, तिंगिंच, केसरी, फिर महापुंडरीक और फिर ये पुंडरीक, ऐसे 6 हृदय हो गए। अब ये हृदय बड़े विचित्र हैं, बहुत इनका जो है विस्तार है ना। वो विस्तार क्या है तो देखो आगे का सूत्र पढ़ते हैं तो उससे आपका विस्तार पता पड़ेगा। क्या लिखा है, प्रथमो योजन सहस्रायामस तदर्थ विष्कंभो हृदय, ठीक है। योजन सहस्र आयाम, योजन सहस्त्र का मतलब हो गया 1000 योजन। आयाम माने हो गया इसकी लंबाई। अब देखो एक चीज हमेशा ध्यान के रखना कि हम जो आपको दिखा रहे हैं वो केवल आपको ऊपर की सामने की चीज दिखा रहे हैं, भीतर की गहराई नहीं दिखा पाएंगे हम आपको। हमारे पास कोई 3D डायमेंशन अभी कुछ भी नहीं है, समझ आ रहा है ना। हाँ, तो ये देखो कि ये जो आपको दिख रहा है ये पर्वत जो है कैसे फैले हुए हैं। एक शब्द आया था पिछले सूत्रों में, पूर्वापरायता लिखा है ना, तद विभाजन है पूर्वापरायता, है ना। तो पूर्वापरायता का मतलब होता है पूर्व और अपर, आयत माने लंबे। तो पूर्व ये दिशा हो गई
पश्चिम ये दिशा हो गई। तो ये सभी पर्वत पूर्व पश्चिम दिशा में फैले हुए हैं, लंबे। ठीक है, दिख रहा ना, पूर्व पश्चिम दिशा में लंबे ये फैले हुए हैं। माने सब पर्वतों की डायरेक्शन कैसी जानना, ये लंबी लंबी पूर्वा परायता, एक सूत्र आया था ना ऊपर, तद विभाजन पूर्वा परायता हिमवन महाहिमवन वगैरह। तो ये जो है पर्वतों का ये पूर्व और पश्चिम में फैला हुआ है। तो यहां पर लंबाई जो बताई जाएगी वो आपको पूरा पश्चिम में इसी रूप में बताई जाएगी। अब इसके ऊपर अगर ये हृदय है तो ये हृदय जिसका आयाम यहां बताया जा रहा है 1000 योजन, तो ये भी इसका ये 1000 योजन इसका आयाम ये कहलाया लंबाई इसकी, जो सामने दिख रही है हमें, है ना, ये लंबाई। अब ये जो है इसकी चौड़ाई, ये तो आपको ऊंचाई दिखेगी, लेकिन ये वस्तुतः इसकी गहराई होगी, जो उत्तर दक्षिण दिशा में जो होगी वो अंदर वो गहराई होगी। क्योंकि लोक जो है पूरा उत्तर दक्षिण दिशा में 7 राजू गहरा है। सर्वत्र लोक कितना है, 7 राजू। अंदर की जो डायमेंशन है वो आपको 3D फिगर जब दिखाने को मिलेगी तब समझ में आएगी आपको। तो ये जो है वस्तुतः आपको दिख रही है ऊंचाई, है ना, जबकि ये जो है ना है क्या, इसकी चौड़ाई। तो 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन फिगर में ये समझने की बातें होती हैं। तो जब आप इस तरीके से समझेंगे कि इसकी गहराई कितनी है, तो आचार्य कहते हैं तदर्ध विस्कंभो हृदय, है ना। अगर ये 1000 योजन लंबा है, इसकी ये फ्रंट सामने, तो इसकी गहराई जो होगी वो जो है 500 योजन चौड़ी है। ये इसका विस्कंभ कहलाएगा। अंदर कितना, 500 योजन, है ना, ये 500 योजन इसका अंदर जो है विस्कंभ कहलाएगा। और एक चीज और इसके साथ जान लेते हैं, आगे का सूत्र जो लिखा हुआ है 10 योजना वगाह, क्या लिखा है, हाँ 10 योजन का इसका अवगाह है। अवगाह माने होता है गहराई, है ना, जो इसका अंदर जो गहराव है ये जो है ये इसका 10 योजन का गहराव है। यानी 1000 योजन ये लंबा हो गया, 500 योजन चौड़ा हो गया, 10 योजन मात्र जो है ये गहरा, 10 योजनावगाह। ठीक है ना, ये हुआ बात किसकी, ये मात्र एक पहले प्रथम माने पद्म हृदय की ये बात हो गई। ठीक है, अब आगे का सूत्र पढ़ते हैं। हाँ, तन मध्य योजनम पुष्करम, इसके बीचों बीच में, है ना, पुष्कर है। अब सरोवर है तो पुष्कर भी होगा। पुष्कर माने होता है कमल, है ना, जल कमल को पुष्कर कहते हैं। जो जल के अंदर होता है कमल उसको पुष्कर कहते हैं। तो वह जो कमल है उसका जो विस्तार है वो यहां क्या बताया गया, 1 योजन, 1 योजन का वह कमल है। 1 योजन उसका पूरा ये कमल का विस्तार समझ लो, है ना। और उस विस्तार में 2 कोश उसकी कर्णिका समझ लो। 2 कोश की क्या है, कर्णिका। और 1 कोश के होंगे इसके पत्ते, जो इसमें बहुत सारे पत्ते होंगे कमल के अंदर। अब इसमें एक बीचों बीच में एक लोटस खिला दो, कैसे खिला पाऊंगा, छोटा सा, है ना। चलो 2 पंखुड़ियां मैंने बना दी ऐसे करके, है ना। तो ये जो है बीचों बीच में इसमें कमल खिल रहे हैं, है ना। वो कमल कितना है, 1 योजन का वो कमल है। ठीक है ना, तन्मध्य योजनम पुष्करम। और उस कमल में ये जो 1 योजन तभी बनता है जब उसमें 2 कोश की या तो उसकी गहराई कह लो या उसकी नाल कह लो, और 1-1 कोश के उसके पत्ते हैं, है ना। इस तरह का ये कमल इन सरोवर के बीचों बीच में ये कमल है। और इसमें तो इतना ही लिखा हुआ है ना। जब हम अन्य भी ग्रंथ पढ़ते हैं तो आचार्य कहते हैं कि इस एक पद्म सरोवर के एक कमल पर, एक पुष्पर के साथ में 108 और कमल होते हैं जो इसको घेरे रहेंगे, लेकिन इससे आधी ऊंचाई के होंगे। ठीक है ना। फिर इसके बाद में और भी दिशाओं में, है ना, आग्नेय दिशा में, उत्तर दिशा में, दक्षिण दिशा में, अलग अलग, क्योंकि सरोवर बहुत बड़ा है
तो उसमें और भी अन्य कमल होते हैं, और सभी कमलों की संख्या लगभग 1,40,115 बैठती है। कितनी? 1,40,115। समझ में आ रहा है ना? इसलिए मैंने पहले आपका मानस बना दिया था कि आपको क्या कहना है, इतने कमल होते हैं कि नहीं? हाँ, इसलिए पहले मैंने बोल दिया था। समझ आ रहा है ना? मतलब कि एक सरोवर के अंदर एक तो मुख्य कमल हो गया, उसमें भी बहुत सारे पत्ते हैं, उसके अराउंड में जो है 108 कमल हो गए, वो कमल होते हैं। और फिर और सब पूरे सरोवर के अंदर सब कमलों की संख्या मिलाकर के कितने बनेंगे? 115 होते हैं कि नहीं? बस आओ बोलना है आपको। समझ आ रहा है ना? हाँ, तो ये जो है कमलों की इस तरह की, ये आपको अभी थोड़ी सी ये रचना बताई गई है ना? अब इन कमलों के बारे में थोड़ा सा हम और ऊपर ऊपर का सूत्र पढ़ लेते हैं ताकि और आगे की व्यवस्था समझ सकें। तद द्विगुण द्विगुणा हृदय पुष्कराणि च, है ना? तद माने उससे, द्विगुण द्विगुणा दूने दूने, हृद और पुष्कराणी माने जो तालाब हैं ये, इनकी डायमेंशन भी दूनी हो जाएगी, है ना? और उसके अंदर पुष्कराणी, जो पुष्कर होंगे उनकी डायमेंशन भी दूनी हो जाएगी। ये आपको इस सूत्र के अनुसार समझ लेना है। तो कैसे हो जाएगी? अब हम यहां से चलेंगे, पहला ये हृद, फिर उसके बाद में दूसरा हृद आया महापद्म, ठीक है ना? तो ये अगर 1000 योजन लंबा है, 500 योजन चौड़ा है, तो ये कितना होगा? ये 2000 योजन लंबा होगा और 500 योजन, हाँ अच्छा है, चलो आप सुन तो रहे हो कम से कम अच्छे से। 1000 योजन चौड़ा होगा और इसकी गहराई भी 20 योजन की गहराई भी हो जाएगी, ठीक है ना? और ऊपर चलते हैं हम, तीसरे नंबर का 3 इंच, ये कितना हो जाएगा? 4000 योजन इसकी लंबाई हो जाएगी और 2000 योजन इसकी चौड़ाई हो जाएगी और गहराई इसकी 40 योजन हो जाएगी, ठीक है ना? अब इतना तो हमने बढ़ लिया दूना दूना। अब ये दूना दूना कहां तक करते जाना है? यहीं तक करना है ना? आगे नहीं करना, क्योंकि एक सूत्र इसमें आगे दिया हुआ है, उत्तरा दक्षिण तुल्या। क्या लिखा हुआ है? हाँ, उस सूत्र को हमेशा ध्यान रखना है। उसमें क्या लिखा हुआ है कि उत्तर के लोग दक्षिण के बराबर होते हैं। लोग नहीं, उत्तर की रचनाएं दक्षिण की रचनाओं के बराबर है ना? तो ये सब रचनाएं दक्षिण की हो गई, दक्षिण हो गया ना? अब इसमें ये थोड़ा सा कैसा हो गया, 1 2 3, है ना? फिर ये इसके ऊपर 1 2 3, इसी के बीचों बीच में ये समझ लो, जहां पर विदेश क्षेत्र कल बना के दिखाया था, है ना? विदेश क्षेत्र के नीचे नीचे तो दक्षिण हो गया और विदेश क्षेत्र के ऊपर वाले पे उत्तर हो गया, है ना? तो जो नील आदि पर्वत बने हुए हैं वो उधर उत्तर दिशा के हो गए। तो उत्तर दिशा में जो रचनाएं हैं वो दक्षिण दिशा की रचनाओं के तुल्य हैं। तो तुल्य जब करेंगे तो इधर वाला सबसे पहले की जो रचना में इसकी जो योजन आयाम लंबा आएगा वो 4000 ही आएगा। ये 4000 है तो ये भी 4000 आएगा, फिर ये भी 2000 आएगा, है ना? फिर ये 2000 रह जाएगा और ये 1000 रह जाएगा, और ऊपर जो 6वें नंबर का जो होएगा वो कितना रह जाएगा? इसकी 1000 योजन की लंबाई रह जाएगी और 500 योजन की इसकी चौड़ाई रह जाएगी और 10 योजन की अवगाहना रह जाएगी। जैसे कि पहले पुष्कर की थी, पहले हृद की थी, वैसे ही यहां पर हो जाएगी, ठीक है ना? ये रचना जाननी। अब देखो इसमें लंबाई चौड़ाई के विषय में तो लिखा हुआ है, क्योंकि इसमें ये लिखा हुआ है कि जो हमने ये जो पद्म बताया था सरोवर, इससे दुगना दुगना आगे के हृद भी हैं और पुष्कर भी हैं, ठीक है ना? तो दुगना दुगना ये बताया गया है। तो इसमें हमने अब ये सरोवर तो दुगने दुगने कर लिए, अब क्या करना है? जो इसके अंदर पुष्कर होगा
है ना, उसको भी दुगने आयाम का रखना है। ये अगर 1 योजन का है तो ये 2 योजन का हो जाएगा, ये 4 का, फिर ये भी 4 का, ये भी 2 का और ये भी 1 का। इतना ही दूना दूना करना है, सब दूना दूना मत कर देना, है ना। ये जो संख्या है, हर एक कमल के पास में 108 कमल और पूरे सरोवर के अंदर 1,40,115 कमल, ये संख्या तो इतनी ही रहेगी, इसको दूना नहीं करना, ठीक है ना। दिख रहा है? आप कल्पना करो अब ये सरोवर कितना अच्छा दिखाई देगा आपको कभी, है। आचार्यों ने इसका वर्णन बड़ा सुंदर किया है। मतलब कि एक तो इसका अकृत्रिम है, तो जल इसमें कभी गंदा तो होता नहीं, जैसे आपने कहीं ताल तलैया देखे हो वैसे नहीं समझना, है ना। तालाब बड़े स्वच्छ हैं, निर्मल जल इनके अंदर भरा हुआ है, और ऐसा इनके अंदर जो एक कमल खिल रहे होते हैं, तो उन कमलों की सुंदरता के कारण से ये बिल्कुल ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि आकाश की सारी निर्मलता जमीन पे आ गई हो। अब इतने सारे कमल होंगे, है ना, और उन कमलों पर भी क्या है, आपको बताया जाएगा आगे, उन पर भी महल बने हुए हैं। क्या बने हुए हैं? महल। अब इन कमलों के बारे में ये लिखा हुआ है कि इनका तल जो है वज्रमय होता है, जो तल होगा, है ना, इनकी जो नाल होगी वह जो है मणिमय है ना, इनके पत्ते हैं वो भी जो है मणिमय हैं, अनेक तरह की मणियों के इनके स्कंद हैं, पत्तों के रंग हैं, ये सब अलग अलग मणियों की तरह बिल्कुल सुशोभित हो रहे हैं। ये सब चीजें जो लिखी हुई हैं ये बताती हैं कि ये जो कमल है, ये कमल कैसा होना चाहिए, इसके विषय में एक विचार चलता रहता है। समझ आ रहा है ना। आचार्यों ने कहीं कुछ स्पष्ट नहीं लिखा, पहली बात तो मैं यहां से शुरू कर रहा हूं, समझ आ रहा है ना। कहीं भी आचार्यों ने स्पष्ट नहीं लिखा कि ये कमल पृथ्वी कायक ही है। ये हम अपने ज्ञान से लगाते हैं कि इसका तल ऐसा बताया है, वज्रमय तल है ना, स्वर्णमय इसके पत्ते हैं, ऊपर वाले अंदर वाले रजतमय हैं, मणिमय इसकी नालिकाएं हैं। तो इस तरीके की रचना को देखने के कारण से, और दूसरी बात ये अनादि की रचना है, इस कारण से हम इसको पृथ्वी कायक मान लेते हैं। समझ में आ रहा है ना। एक स्पष्ट बात आपको बताने जा रहा हूं, इसलिए भी बता रहा हूं कि मेरे दिमाग में थोड़ा कुछ अलग चल रहा है, और जो लिखा हुआ होता है शास्त्रों में वो कुछ मुझे स्पष्ट रूप से वो अभी सही समझ में प्रतिभाषित नहीं हो रहा मेरे को। समझ आ रहा है ना। इसलिए मैं तर्क दे रहा हूं कि जंबू वृक्ष आपको बताया, जंबू वृक्ष वह पृथ्वी कायक होता है, ये शास्त्रों में स्पष्ट लिखा है ना। अन्य जो कोई भी चीजें पृथ्वी कायक हैं वो स्पष्ट लिखी हुई हैं। ओम अरहम नमः। तो चलिए आज की कक्षा की एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। जम्बू द्वीप की संरचना समझते हुए हमने कुलाचल पर्वतों पर स्थित पद्म सरोवर के बारे में जाना। सूत्र 15 में हमने जाना कि पहले हृदय का आयाम यानी पूर्व पश्चिम में लंबाई 1000 योजन है। इसका विष्कम यानी चौड़ाई 500 योजन है। सूत्र 16 10 योजनावगाह के अनुसार इसकी अवगाहना यानी गहराई 10 योजन है। सूत्र 17 तन्मध्य योजनम पुष्करम में हमने जाना कि पहले सरोवर के बीचों बीच एक पुष्कर है, एक जल कमल है। वह कमल 1 योजन का है, उसकी कर्णिका 2 कोस की है, एक कोस के उसके अनेक पत्ते हैं। एक कमल को घेरे उसके साथ आधी ऊंचाई के 108 कमल और होते हैं, ऐसा उल्लेख अन्य शास्त्रों में मिलता है। इस सरोवर में सभी कमलों की संख्या 1,40,115 होती है। सूत्र 18
तत् द्विगुण द्विगुणा हृदः पुष्कराणि च के अनुसार प्रत्येक हृदय और उसके अंदर के पुष्कर की डायमेंशन दूनी हो जाती है। जैसे दूसरा महापद्म 2000 योजन लंबा, 1000 योजन चौड़ा और 20 योजन गहरा होगा। तीसरा तिगिंज 4000 योजन लंबा, 2000 योजन चौड़ा और 40 योजन गहरा होगा। चौथे, पांचवे और छठवें की डायमेंशंस क्रमशः दूसरे, तीसरे और पहले के बराबर होंगी, क्योंकि आगे आने वाले सूत्र 26 उत्तरा दक्षिण तुल्यः के अनुसार उत्तर और दक्षिण की रचनाएं बराबर होंगी। विदेश क्षेत्र के नीचे दक्षिण और ऊपर उत्तर हो गया, अर्थात चौथा केशरी 4000 योजन लंबा, 2000 योजन चौड़ा और 40 योजन गहरा होगा। पांचवा महापुंडरी 2000 योजन लंबा, 1000 योजन चौड़ा और 20 योजन गहरा होगा। और अंतिम पुंडरीक 1000 योजन लंबा, 500 योजन चौड़ा और 10 योजन गहरा होगा। हमने जाना कि जैसे आगे के हृदय के डायमेंशंस दुगने होते जाते हैं, उसी तरह उनके अंदर के पुष्कर का आयाम भी दुगना होगा, जो क्रमशः 1, 2, 4, फिर 4, 2 और 1 योजन होगा। परंतु हर एक कमल के पास में 108 कमल और पूरे सरोवर में 1,40,115 कमल ही रहेंगे। आचार्यों ने सरोवर के सौंदर्य का वर्णन बड़ा ही सुंदर दिया है। ये अकृत्रिम रचनाएं हैं, तो इसमें जल कभी गंदा नहीं होता। ये बड़े स्वच्छ हैं, निर्मल जल से भरे हुए हैं। इनके अंदर के कमल की सुंदरता के कारण ऐसा प्रतीत होता है जैसे आकाश की सारी निर्मलता जमीन पर आ गई है। इन कमलों के ऊपर महल निर्मित है। इन कमलों का तल वज्र में है, नाल और पत्ते मणिमय हैं। अनेक तरह की मणियों के इनके स्कंद हैं, पत्तों के रंग हैं। ये सब अलग अलग मणियों की तरह बिल्कुल सुशोभित हो रहे हैं। ये सब चीजें दिमाग में एक प्रश्न खड़ा करती हैं कि क्या यह कमल पृथ्वी कायक है? हम आगे इस विषय पर पूज्य मुनिश्री का चिंतन भी जानेंगे। तो चलिए अब हम सभी चिन्वानी स्तुति करेंगे। तत्पश्चात समय होगा आज के सवाल का। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जणमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरि तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पड़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धरिय सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई। अब समय है आज के प्रतियोगिता प्रश्न में भाग लेकर आकर्षक पुरस्कार जीतने का। आप अपने फोन को QR कोड स्कैन करने के लिए तैयार रखें या लिंक पर जाएं। आप अपना उत्तर चुनकर हमें कल दोपहर 2 बजे तक भेज सकते हैं। 3 भाग्यशाली विजेताओं को मिलेंगे आकर्षक पुरस्कार। विजेताओं के नाम इसी कार्यक्रम श्रृंखला में हर रविवार को घोषित किए जाएंगे। साथ ही सभी प्रश्नों के सही उत्तर भी बताए जाएंगे। आज का सवाल है, कमलों के तल कैसे हैं? वज्र में, स्वर्ण में, रजत में, मणि में। अगर आप किसी कारणवश कोड को स्कैन ना कर पाए हो तो आप क्लास की वेबसाइट पर जाकर उन्हें अटेम्प्ट कर सकते हैं या दिए गए लिंक और QR कोड को स्कैन कर सकते हैं।